आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 13 जनवरी 2026। 2026। चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज की शुरुआत उस खबर से करते हैं जो गवर्नेंस, एथिक्स और इंडियन पॉलिटी की जड़ों को छूती है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है। एक ईमानदार अधिकारी को संरक्षण देने और एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा देने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सही बात है। 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस BV नगरत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने सेक्शन 17A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिकता पर एक बटा हुआ फैसला सुनाया है। मामला इतना पेचीदा है कि अब इसे एक बड़ी बेंच को भेजा गया है। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे को एकदम शुरू से समझते हैं। जी। ये सेक्शन 17A आखिर है क्या? ये कानून की किताबों में आया कैसे और करता क्या है? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सेक्शन 17A को 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट, एक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ओके, 2018 में। जी। इसका सार ये है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसके ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान लिए गए किसी रिकमेंडेशन या डिसीजन के संबंध में कोई भी जांच एजेंसी जैसे CBI या राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो सरकार से प्रायर अप्रूवल यानी पूर्व अनुमति लिए बिना जांच शुरू नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पर 3 शब्द बहुत अहमियत रखते हैं: इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन कानून में इनके मायने बहुत अलग हैं। क्या आप इन तीनों का फर्क विस्तार से समझा सकती हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि सेक्शन 17A की असली ताकत इन्हीं 3 शब्दों में छुपी है। राइट। सबसे पहले आता है इंक्वायरी। ये एक बहुत ही शुरुआती अनौपचारिक चरण है। मान लीजिए CBI को कोई गुप्त सूचना मिली कि एक अफसर ने किसी ठेके में गड़बड़ी की है। ठीक है। इस स्टेज पर CBI कोई FIR दर्ज नहीं करती, बस चुपचाप तथ्यों का पता लगाती है, दस्तावेज देखती है, ये जानने के लिए कि क्या शिकायत में कोई दम भी है या नहीं। इसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं। ओके, ये सबसे पहला स्टेप हुआ। जी। दूसरा है इंक्वायरी। ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। यहां भी FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन एजेंसी सबूतों की थोड़ी गहराई से जांच करती है। हो सकता है वो कुछ लोगों से अनौपचारिक तौर पर पूछताछ करें। ये FIR से ठीक पहले का स्टेज है और सबसे शक्तिशाली चरण है इन्वेस्टिगेशन। ये हमेशा FIR दर्ज होने के बाद शुरू होता है। अच्छा। अब जांच एजेंसी के पास CRPC के तहत पूरी कानूनी शक्ति होती है। वो गवाहों को समन भेज सकती है, तलाशी ले सकती है, संपत्ति जब्त कर सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है। समझ गया। सेक्शन 17A की सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन तीनों ही चरणों पर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही रोक लगा देता है। तीनों पर। यानी एक एजेंसी किसी अफसर के खिलाफ खुद से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी शुरू नहीं कर सकती। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने से पहले सरकार से पूछना ही पड़ेगा। और इसमें रिकमेंडेशन या डिसीजन का भी जिक्र है। इसका दायरा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। डिसीजन का मतलब तो साफ है, एक अंतिम निर्णय, जैसे किसी कंपनी को 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देना। लेकिन रिकमेंडेशन शब्द इसे और भी व्यापक बना देता है। इसका मतलब है उस निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया में दिया गया कोई भी सुझाव या सलाह। अच्छा, जैसे फाइल पर नोटिंग लिखना। बिल्कुल। जैसे एक फाइल पर किसी जूनियर अफसर ने नोटिंग लिखी कि इस कंपनी के कागजात सही लग रहे हैं, इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। ये एक रिकमेंडेशन है। सेक्शन 17A उस अफसर को भी बचाता है जिसने सिर्फ सलाह दी थी और उस अफसर को भी जिसने अंतिम फैसला लिया। और पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में कौन-कौन आता है? क्या ये सिर्फ बड़े IAS, IPS अधिकारियों के लिए है? नहीं, और यही इस सेक्शन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 2C में दी गई है और ये बहुत व्यापक है। अच्छा। इसमें एक IAS ऑफिसर से लेकर एक सरकारी बैंक का मैनेजर, एक सरकारी स्कूल का टीचर, एक पुलिस कांस्टेबल और यहाँ तक कि एक सरकारी क्लर्क तक सभी शामिल हैं। और तो और रिटायर्ड कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं अगर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई फैसला लिया हो। तो ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो पूरे सरकारी तंत्र को कवर करता है। तो ये अधिकारियों को बचाने वाला कवच जैसा है। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रावधान पहले भी था? क्योंकि ये तो एक तरह से दो वर्ग बना रहा है, आम नागरिक जिसकी जांच तुरंत शुरू हो सकती है और सरकारी कर्मचारी जिसे एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है और यहीं से इस कहानी का ऐतिहासिक संदर्भ शुरू होता है जो सुब्रमण्यम स्वामी केस से जुड़ा है। हाँ, वो तो बहुत लैंडमार्क केस था। जी, पहले दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट यानी DSP एक्ट, जिससे CBI को शक्ति मिलती है, उसमें एक सेक्शन 60A हुआ करता था। इसे सिंगल डायरेक्टिव के नाम से जाना जाता था। सिंगल डायरेक्टिव? हाँ, ये सेक्शन 17A का पुराना संस्करण था, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। क्या फर्क था उसमें? सेक्शन 6A सिर्फ बड़े अधिकारियों को बचाता था, यानी जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को। अच्छा, सिर्फ टॉप लेवल को? जी, सिर्फ टॉप लेवल। उसके नीचे के किसी भी अधिकारी की जांच के लिए CBI को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि बड़े अधिकारी नीतिगत फैसले लेते हैं, इसलिए उन्हें परेशान करने वाली शिकायतों से बचाना जरूरी है। तो फिर इसे हटाया क्यों गया? इसे हटाया गया 2014 के एक ऐतिहासिक फैसले में, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर CBI केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेक्शन 6A को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। राइट। कोर्ट की टिप्पणी आज भी गूंजती है। कोर्ट ने कहा था, और मैं इसे दोहराना चाहूंगी, भ्रष्टाचार के मामले में पद या रैंक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार के मामले में पद या रैंक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। कोर्ट का तर्क था कि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, चाहे वो एक क्लर्क करे या एक सेक्रेटरी, कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। सेक्शन 6A अधिकारियों को रैंक के आधार पर 2 वर्गों में बांट रहा था, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का सीधा उल्लंघन था। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रैंक के आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया, लेकिन फिर 2018 में सरकार सेक्शन 17A ले आई, जो तो सभी पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू होता है। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी फैसले की भावना के खिलाफ नहीं हुआ? यही तो इस पूरे मामले का क्रक्स है। सरकार 2018 में जो सेक्शन 17A लेकर आई, वो सेक्शन 6A से भी ज्यादा व्यापक और शक्तिशाली था। अच्छा। जहां सेक्शन 6A सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारियों पर लागू होता था, वहीं सेक्शन 17A छोटे बड़े सभी पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू हो गया। कोर्ट का तर्क था कि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, चाहे वो एक क्लर्क करे या एक सेक्रेटरी, कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। सेक्शन 6A अधिकारियों को रैंक के आधार पर 2 वर्गों में बांट रहा था, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का सीधा उल्लंघन था। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रैंक के आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया, लेकिन फिर 2018 में सरकार सेक्शन 17A ले आई, जो तो सभी पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू होता है। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी फैसले की भावना के खिलाफ नहीं हुआ? यही तो इस पूरे मामले का क्रक्स है। सरकार 2018 में जो सेक्शन 17A लेकर आई, वो सेक्शन 6A से भी ज्यादा व्यापक और शक्तिशाली था। अच्छा। जहां सेक्शन 6A सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारियों पर लागू होता था, वहीं सेक्शन 17A छोटे बड़े सभी पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू हो गया। सरकार का तर्क था कि वो रैंक के आधार पर भेदभाव नहीं कर रही, बल्कि सभी अधिकारियों को एक समान संरक्षण दे रही है, ताकि वो बिना डरे काम कर सके। लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये सुब्रमण्यम स्वामी फैसले को निष्प्रभावी करने का एक तरीका था। अब आते हैं आज के फैसले पर। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब है कि दोनों जजों की राय अलग अलग थी, जस्टिस BV नागारत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन। जी। पहले जस्टिस नागारत्ना के दृष्टिकोण को समझते हैं। उन्होंने सेक्शन 17A को असंवैधानिक क्यों कहा? उनके तर्क क्या थे? जस्टिस नागारत्ना ने सेक्शन 17A के खिलाफ बहुत कड़े और स्पष्ट तर्क दिए। उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क था कि ये सुब्रमण्यम स्वामी केस के फैसले को पलटने की एक विधायी कोशिश है। ये लेजिस्लेटिव ओवररूलिंग है। लेजिस्लेटिव ओवररूलिंग? जी। उन्होंने कहा कि संसद कानून बना सकती है, लेकिन वो किसी न्यायिक फैसले के आधार को ही खत्म कर दे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है।
उन्होंने इसे आर्टिकल 14 का खुला उल्लंघन माना। राइट। गंभीर मुद्दा उठाया। सोचिए, जांच की अनुमति कौन देगा? वही सरकार जिसके तहत वो अधिकारी काम कर रहा है। सही बात है। ये तो जज इन इट्स ओन कॉज वाली बात हो गई, यानी कोई अपने ही मामले में जज बन जाए। उन्होंने एक उदाहरण दिया। अगर किसी बड़े घोटाले में किसी मंत्री का नाम आता है, तो उसकी जांच की अनुमति कौन देगा? उनके अधीन काम करने वाले सेक्रेटरी। ये तो मुश्किल है। क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है कि वो सेक्रेटरी अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति दे देगा? ये एक अंतर्निहित स्वार्थ का द्वंद्व पैदा करता है। बिल्कुल। और तीसरा तर्क? और उनका तीसरा तर्क था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य की खोज में बाधा। भ्रष्टाचार के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे या दिन गोल्डन आवर की तरह होते हैं। गोल्डन आवर? हाँ, इसी समय अहम सबूत, दस्तावेज और मनी ट्रेल्स मिलते हैं। सेक्शन 178 के तहत अनुमति लेने की प्रक्रिया में सरकार 3 महीने तक का समय ले सकती है। 3 महीने? जी। इतने समय में तो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी सारे सबूत नष्ट कर देगा। ये जांच शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देने जैसा है। जस्टिस नागरत्ना के तर्क तो बहुत मजबूत लगते हैं, खासकर आर्टिकल 14 और एग्जीक्यूटिव बायस वाले। तो फिर जस्टिस विश्वनाथन ने इसका समर्थन क्यों किया? उनका क्या नजरिया था? जस्टिस विश्वनाथन का दृष्टिकोण ज्यादा व्यवहारिक और बीच का रास्ता निकालने वाला था। उन्होंने सेक्शन 17A को पूरी तरह रद्द करने को थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर कहा। मतलब गंदे पानी के साथ बच्चे को भी फेंक देना। एग्जैक्टली। उनका मानना था कि इस सेक्शन में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सही है। वो क्या? उनका पहला तर्क था पॉलिसी पैरालिसिस का डर। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अधिकारी बड़े और साहसी फैसले लेने से डरने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर फैसला गलत हो गया तो सालों बाद कोई निहित स्वार्थ वाला व्यक्ति झूठी शिकायत करके उन्हें सीबीआई जांच में फंसा देगा। अच्छा, एक ईमानदार अधिकारी भी बोनाफाइड यानी नेक नियति से गलत फैसला ले सकता है। उसे दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाना जरूरी है, वरना कोई भी अधिकारी नई नीतियां बनाने या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने से कतराएगा। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल। दूसरा तर्क था फ्रिवोलस कंप्लेंट से बचाव। हमारे देश में अधिकारियों को परेशान करने के लिए झूठी और तुच्छ शिकायतें दर्ज कराने का चलन है। सेक्शन 17A एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो पहली नज़र में ही बेबुनियाद लगने वाली शिकायतों को जांच के स्तर तक पहुंचने से रोकता है। तो अगर जस्टिस विश्वनाथन इसे बनाए रखना चाहते थे, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव बायस वाली समस्या का क्या समाधान सुझाया? यहीं पर उनका सबसे रचनात्मक सुझाव आता है। उन्होंने रीडिंग डाउन के न्यायिक सिद्धांत का इस्तेमाल किया। रीडिंग डाउन, ये क्या होता है? रीडिंग डाउन का मतलब है कि किसी कानून को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करके रद्द करने के बजाय अदालत उसकी व्याख्या को सीमित कर देती है या उसमें कुछ शर्तें जोड़ देती है ताकि वो संवैधानिक बन जाए। अच्छा, मतलब कानून को बचाया भी और सुधारा भी। बिल्कुल। जस्टिस विश्वनाथन ने निर्देश दिया कि सेक्शन 17A के तहत प्रायर अप्रूवल या सैंक्शन देने की शक्ति सरकार के हाथ से ले ली जानी चाहिए। तो फिर ये शक्ति किसे दी जाए? उन्होंने कहा कि ये शक्ति एक स्वतंत्र संस्था को दी जाए, केंद्र के स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्ता को। लोकपाल? जी, लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। अगर लोकपाल या लोकायुक्ता ये फैसला लेंगे कि जांच होनी चाहिए या नहीं, तो एग्जीक्यूटिव बायस का डर खत्म हो जाएगा। इस तरह अधिकारियों को संरक्षण भी मिल जाएगा और जांच की निष्पक्षता भी बनी रहेगी। ये तो एक बहुत ही संतुलित समाधान लगता है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस पूरे मामले के क्या मायने हैं? जीएस पेपर 2 और 4 में ये कहाँ फिट होता है? ये केस स्टडी जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी और सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए, और जीएस पेपर 4 एथिक्स में प्रोबाइटी इन गवर्नेंस के लिए सोना है। बिल्कुल। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे पॉलिसी पैरालिसिस को रोका जाए। इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे लोकपाल जैसी संस्थाओं को और मजबूत किया जा सकता है। राइट। और एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे एक बोनाफाइड एरर, नेक नियति से हुई गलती, और एक मालाफाइड एक्ट, बदनियति से किया गया काम, के बीच फर्क किया जाए। वे फॉरवर्ड में इंडिपेंडेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी,
जैसा जस्टिस विश्वनाथन ने सुझाया, बिल्कुल। अनुमति के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस और डीम्ड सैंक्शन। डीम्ड सैंक्शन। हाँ, यानी अगर 3 महीने में फैसला नहीं दिया तो अनुमति मान ली जाएगी। इन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की जा सकती है। शासन में जवाबदेही की ये बहस हमें सीधे तौर पर एक और बड़े मुद्दे पे ले जाती है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जवाबदेही। जी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दशकों से अटके बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर BMIC प्रोजेक्ट को रद्द करने का एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। ये प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, बल्कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल की विफलताओं, खराब शहरी नियोजन और न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का एक जीता जागता उदाहरण है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, जब कर्नाटक सरकार और नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज यानी नाइस नाम की एक निजी कंपनी के बीच समझौता हुआ। 1995? जी, इसका विजन बहुत बड़ा था। सिर्फ एक 112 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि उसके साथ साथ 5 टाउनशिप भी बनाना। 1995 से अब तक तो लगभग 30 साल हो गए। इतना लंबा विवाद क्यों चला? मुख्य मुद्दे क्या थे? विवादों की जड़ 3 मुख्य चीजों में थी। क्या क्या? पहला और सबसे बड़ा विवाद था लैंड एक्विजिशन को लेकर। प्रोजेक्ट के लिए लगभग 20,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। 20,000 एकड़? हाँ, आरोप ये लगे कि सड़क के लिए जितनी जमीन चाहिए थी, उससे कई गुना ज्यादा जमीन अधिग्रहित की गई। असली मकसद सड़क बनाना कम और उस जमीन पर रियल एस्टेट का कारोबार करके हजारों करोड़ रुपए कमाना ज्यादा था। अच्छा। ये पेरी अर्बन इंटरफेस यानी शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच के क्षेत्र में जमीन की सट्टेबाजी का एक क्लासिक केस बन गया। दूसरा कारण? दूसरा कारण था एग्जीक्यूशन डिलेज यानी काम में अनिश्चितकालीन देरी। कंपनी ने पेरिफेरल रोड और लिंक रोड तो बना दी और उस पर टोल वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन जो मुख्य एक्सप्रेसवे था वो कभी पूरा बना ही नहीं। अरे! और तीसरा, इसी बीच नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने एक वैकल्पिक और बेहतर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे NH 275 बनाकर तैयार कर दिया। तो फिर BMIC की जरूरत ही खत्म हो गई होगी? बिल्कुल, उसकी जरूरत और प्रासंगिकता ही लगभग खत्म हो गई। इस प्रोजेक्ट में जो PPP मॉडल इस्तेमाल हुआ था वो था बूट मॉडल। ये क्या होता है और इस केस में ये फेल क्यों हुआ? बूट का मतलब है बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर। ये PPP का एक बहुत लोकप्रिय मॉडल है। इसमें प्राइवेट कंपनी अपने पैसे से प्रोजेक्ट बनाती है, बिल्ड, कुछ निश्चित सालों तक उसकी मालिक रहती है, ओन, उसे चलाकर टोल या फीस से अपना मुनाफा और लागत वसूलती है, ऑपरेट, और फिर अंत में उस प्रोजेक्ट को सरकार को सौंप देती है। BMIC के मामले में ये मॉडल कई वजहों से फेल हुआ। सबसे बड़ी वजह थी सरकार की तरफ से खराब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और निगरानी की कमी। समझौते की शर्तें स्पष्ट नहीं थीं, जिससे कंपनी को मनमानी करने का मौका मिला। मतलब सरकार की तरफ से भी चूक हुई? बहुत बड़ी चूक। सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि कंपनी समय पर काम पूरा करे। एक सवाल यहाँ उठता है, ये एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था 2 पार्टियों के बीच। कोर्ट का इस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट को सीधा रद्द कर देना, क्या ये जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अतिक्रमण नहीं है? ये एक बहुत अच्छा कानूनी सवाल है। आमतौर पर अदालतें कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में दखल नहीं देती, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने अपने फैसले को डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के आधार पर सही ठहराया है। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट? जी। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार प्राकृतिक संसाधनों जैसे जमीन की मालिक नहीं, बल्कि जनता की ट्रस्टी होती है। अगर सरकार उस ट्रस्ट को भंग करती है और जनता के हितों को नुकसान पहुंचाती है, तो अदालत दखल दे सकती है। अच्छा। कोर्ट का मानना था कि 30 साल की अनिश्चितकालीन देरी से जनता के हितों को गंभीर नुकसान हो रहा था। बेंगलुरु का ट्रैफिक जाम लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। इसलिए कोर्ट ने दखल दिया और राज्य सरकार को एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का आदेश दिया, जिसमें इंटीग्रेटेड मोबिलिटी पर जोर हो, यानी मेट्रो, रेल और रिंग रोड्स को एक साथ जोड़कर एक समग्र समाधान निकाला जाए। ये दिखाता है कि कैसे घरेलू नीतियां और उनकी विफलताएं समाज पर असर डालती हैं। अब थोड़ा वैश्विक पटल पर चलते हैं। जरूर। भारत की विदेश नीति में इस समय एक बड़ी हलचल है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर हैं और गांधीनगर में
19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे गांधीनगर पैकेज कहा जा रहा है। ये क्या सिर्फ एक और द्विपक्षीय दौरा है या इसके कुछ गहरे मायने हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये सिर्फ कुछ समझौतों का लेन देन नहीं है, बल्कि ये भारत जर्मनी संबंधों में एक पैराडाइम शिफ्ट, एक युगांतरकारी बदलाव का संकेत है। पैराडाइम शिफ्ट कैसे? हम परंपरागत बायर सेलर रिश्ते से, जहां हम उनसे टेक्नोलॉजी खरीदते थे, अब को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम मिलकर टेक्नोलॉजी बनाएंगे। जर्मनी के इस बदले हुए रुख का कारण क्या है? जर्मनी जो हमेशा से आर्थिक हितों पर ज्यादा ध्यान देता आया है, अब भारत के साथ इतनी गहरी रणनीतिक साझेदारी क्यों चाहता है? इसका एक शब्द में जवाब है साइटन वेंडर। साइटन वेंडर। जी, ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है टर्निंग पॉइंट या एक नए युग का आरंभ। ये जर्मनी की विदेश नीति में आए एक भूकंपीय बदलाव को दर्शाता है, जिसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। अच्छा, क्या है वो कारण? पहला, अवे फ्रॉम रशिया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने जर्मनी को आईना दिखा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर कितने खतरनाक तरीके से निर्भर थे। अब वो अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। और दूसरा, डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। जर्मनी की शक्तिशाली ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री चीन के बाजार और सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सही बात है। कोविड-19 और चीन के आक्रामक रवैये ने उन्हें सिखाया कि ये निर्भरता भी एक रणनीतिक कमजोरी है। इसलिए अब वो चाइना +1 रणनीति अपना रहे हैं। और उस +1 के लिए भारत एक स्वाभाविक पसंद है। एग्जैक्टली। उस भूमिका के लिए भारत से बेहतर कोई नहीं है। तो इस ज़ाइटन विंडे की झलक गांधीनगर पैकेज में कैसे दिखती है? इसमें कौन से समझौते सबसे अहम हैं? इस पैकेज के हर समझौते में ये नया दृष्टिकोण दिखता है। डिफेंस में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये सिर्फ हथियार खरीदने का समझौता नहीं है, बल्कि मिलकर डिजाइन करने, डेवलप करने और बनाने पर केंद्रित है। इसका सीधा असर भारत की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 75I सबमरीन डील पर पड़ सकता है। हाँ, जिसमें जर्मनी की कंपनी TKMS एक बड़ी दावेदार है। बिल्कुल। फिर एनर्जी में ग्रीन अमोनिया ऑफटेक डील हुई है। ये ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण है। भारत अपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करेगा और जर्मनी, जिसे अपनी इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करना है, वो इससे खरीदेगा। मतलब एक विन विन सिचुएशन। जी। मोबिलिटी में भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब जर्मनी के एयरपोर्ट से ट्रांजिट करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। साथ ही माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट MMPA जर्मनी की घटती आबादी की समस्या और भारत के कुशल युवाओं की आकांक्षाओं को एक साथ साधता है। और टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप हुई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। जर्मनी की प्रिसिजन इंजीनियरिंग और भारत का विश्व स्तरीय डिजाइन टैलेंट मिलकर एक नई सप्लाई चेन बना सकते हैं। आपने सेमीकंडक्टर का जिक्र किया और टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के संगम से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बताइए। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका पहल में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये एक बड़ा कदम लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि पहले भारत को इससे बाहर रखा गया था। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। दिसंबर 2025 में जब ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, तब भारत को इससे बाहर रखा गया था, जो भारत के लिए एक निराशा की बात थी। लेकिन एक साल के अंदर ही अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब भारत को इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसका नाम बड़ा अनोखा है, पैक्स सिलिका। इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है? इसका नाम इतिहास से प्रेरित है। पैक्स रोमाना का मतलब था रोमन साम्राज्य द्वारा स्थापित शांति। पैक्स ब्रिटानिका, ब्रिटिश साम्राज्य की शांति। हाँ। उसी तर्ज पर पैक्स सिलिका का मतलब है सिलिकॉन, यानी सेमीकंडक्टर्स के प्रभुत्व पर आधारित एक नई वैश्विक व्यवस्था। अच्छा। इसका घोषित उद्देश्य है सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और लचीली ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना। लेकिन असली मकसद? असली मकसद है चीन जैसे कंट्रीज ऑफ कंसर्न पर दुनिया की निर्भरता को खत्म करना। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया गठबंधन है, जिसके सदस्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, नीदरलैंड्स जैसे देश हैं और अब
इसमें भारत भी शामिल है। तो सवाल वही है, पहले भारत को बाहर क्यों रखा गया था और अब शामिल क्यों किया जा रहा है? अमेरिका के नजरिए में ये बदलाव क्यों आया? वॉशिंगटन को ये एहसास हो गया है कि भारत के बिना चाइना +1 रणनीति अधूरी और असंभव है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, स्केल। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास वो डेमोग्राफिक डिविडेंड और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो चीन के स्केल को टक्कर दे सकता है। ये तो है। और दूसरा, टैलेंट। यहाँ मैं मीटी सेक्रेटरी एस कृष्णन के एक बयान का हवाला देना चाहूंगी। उन्होंने कहा, दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स भारतीय हैं। 20%? जी, ये एक स्टुपेंडस स्टैटिस्टिक है। दुनिया में सेमीकंडक्टर्स इकोसिस्टम में एक विभाजन है। ताइवान और दक्षिण कोरिया फैब्रिकेशन यानी चिप बनाने में माहिर है, तो भारत डिजाइन में। तो बिना भारतीय डिजाइन टैलेंट के ये संभव नहीं है। बिल्कुल, बिना भारतीय डिजाइन टैलेंट के कोई भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अधूरी है। इस सदस्यता से भारत को ठोस रूप में क्या फायदे होंगे? ये फ्रेंड शोरिंग का एक संस्थागत रूप है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर सप्लाई चेन बनाते हैं। फ्रेंड शोरिंग? जी, इससे भारत को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी, जैसे एडवांस्ड लिथोग्राफी टूल्स जो चिप बनाने के लिए ज़रूरी हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी तक भी आसान पहुंच होगी। इससे भारत में भारी निवेश आएगा। माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 बिलियन के निवेश जैसी योजनाएं इसी बदलते माहौल का नतीजा है। लेकिन क्या इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कोई असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। सेक्रेटरी कृष्णन ने ये भी साफ किया कि पैक्स सिलिका का सदस्य होते हुए भी भारत टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रहेगा, यानी हम किसी एक गुट से बंधे नहीं रहेंगे और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता की नीति पर कायम रहेंगे। भू राजनीति की बात हो रही है तो एक ऐसी खबर पर भी नजर डालते हैं जो सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है। कौन सी? अमेरिकी कांग्रेस में ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एक्ट नाम का एक बिल पेश किया गया है। क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर रहा है? जी, रिपब्लिकन कांग्रेसी रैंडी फाइन ने ये बिल पेश किया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने और उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है। ये तो कमाली है। ये पहली बार नहीं है। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऐसी इच्छा जताई थी। इसके पीछे का कारण नेशनल सिक्योरिटी बताया गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं: मिलिट्री, रिसोर्सेज और जियोपॉलिटिक्स। एक एक करके समझते हैं। मिलिट्री। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थ्यूल एयरबेस है, जो दुनिया के सबसे उत्तरी सैन्य अड्डों में से एक है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है। इससे भी जरूरी है GIUK गैप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके पर नियंत्रण। ये अटलांटिक महासागर में एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, जहां से होकर रूसी पनडुब्बियों को अटलांटिक में घुसने से रोका जाता है। अच्छा, और रिसोर्सेज क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे ग्रीनलैंड के विशाल खनिज भंडारों तक पहुंचना आसान हो गया है। जैसे कि यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs और यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। आज REEs की सप्लाई पर चीन का एकाधिकार है। अमेरिका इस एकाधिकार को तोड़ना चाहता है और इसका सीधा लिंक पैक्स सिलिका से है, जिसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चाहिए। बिल्कुल। और जियोपॉलिटिक्स? आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी से अमेरिका चिंतित है। इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण एक बड़ा कदम होगा। लेकिन क्या 21वीं सदी में कोई देश दूसरे देश के हिस्से को इस तरह खरीद सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय का सिद्धांत आता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश नहीं है, बल्कि एक स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस टेरिटरी है। 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोगों को आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार है। तो ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल नहीं। संप्रभुता कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। इसके लिए ग्रीनलैंड के लोगों की सहमति जरूरी है, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये बिल पास नहीं होगा? नहीं, इसकी संभावना न के बराबर है, लेकिन ये आर्कटिक के बढ़ते सैनिकरण का एक खतरनाक संकेत जरूर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की इन बड़ी हलचलों से अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर आते हैं।
दिसंबर 2025 के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आ गए हैं। महंगाई बढ़कर 1.33% हो गई है। हाँ, ये पिछले महीने के 0.98% से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि अभी भी आरबीआई के कंफर्ट जोन, जो कि 4% है, और उसकी टॉलरेंस लिमिट 2% से 6% के बहुत नीचे है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, जिसे आरबीआई गवर्नर ने गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा है। ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नाम तो एक कहानी से लिया गया लगता है। जी, ये गोल्डीलॉक्स और 3 भालुओं की कहानी से ही आया है। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी हो, यानी जस्ट राइट। अच्छा। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी हो और इन्फ्लेशन भी नियंत्रण में हो। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% अनुमानित है, जो कि बहुत ज्यादा है, और इन्फ्लेशन सिर्फ 1.33% है, जो बहुत कम है। हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली। हाई ग्रोथ के साथ लो इन्फ्लेशन, ये एक दुर्लभ और आदर्श स्थिति है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का सपना होता है। अगर हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखें तो महंगाई के कौन से घटक बढ़ रहे हैं और कौन से घट रहे हैं? डेटा का विश्लेषण बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन तो 1.33% है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स सीएफपीआई अभी भी नेगेटिव में है, -2.71%। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं? जी, इसका मतलब है कि खाने पीने की चीजें पिछले साल की तुलना में औसतन सस्ती हुई हैं। ये लगातार 7वां महीना है जब खाद्य महंगाई नेगेटिव रही है, और इसका मुख्य कारण है सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट, जो -18.47% है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल की कीमतों को हटा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घटती बढ़ती हैं। राइट। ये दिखाता है कि एजुकेशन 3.32 और हेल्थ 3.43% जैसी सेवाओं में महंगाई बनी हुई है। इसे स्टिकीनेस कहते हैं। ये दिखाता है कि सर्विस सेक्टर में डिमांड मजबूत है, जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत है। तो इन आंकड़ों का आम आदमी की ईएमआई पर क्या असर पड़ सकता है? क्या आरबीआई अब ब्याज दरें घटाएगा? ये आंकड़े निश्चित रूप से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पर इंटरेस्ट रेट्स यानी रेपो रेट में कटौती करने का दबाव बनाते हैं। कैसे? इसे समझने के लिए हमें रियल इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। रियल इंटरेस्ट रेट? जी, रियल इंटरेस्ट रेट का मोटा फॉर्मूला है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, इन्फ्लेशन रेट। अभी रेपो रेट लगभग 5.25% है और इन्फ्लेशन है 1.33%। तो रियल इंटरेस्ट रेट हुआ लगभग 3.9%। 3.9%। तो ये ज्यादा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगभग 4% का रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। ये इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित करता है, क्योंकि कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा होता है। इसलिए उद्योग जगत और सरकार दोनों चाहेंगे कि आरबीआई अब रेपो रेट में कटौती करे, ताकि विकास की गति बनी रहे। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संगम से एक और खबर है, जिसका जिक्र हमने भारत जर्मनी डील में भी किया था। जी, ग्रीन अमोनिया वाली। हाँ, भारत की एएम ग्रीन कंपनी ने जर्मनी की यूनिपर को ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने का एक बड़ा समझौता किया है। जी हाँ। और ये कोई मामूली समझौता नहीं है, यह दुनिया की पहली बड़ी कमर्शियल ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट डील्स में से एक है। अच्छा? यह भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता का एक ठोस प्रमाण है। इससे पहले कि हम इसके महत्व पर बात करें, क्या आप आसान भाषा में समझा सकती हैं कि ग्रीन अमोनिया क्या है और ये ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे अलग है? बिल्कुल। पूरी कहानी ग्रीन हाइड्रोजन से शुरू होती है। जब हम पानी H2O को रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल करके तोड़ते हैं, तो हमें हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 मिलती है। इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि इसे बनाने में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं हुआ। ठीक है। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा ठंडा या कंप्रेस करना पड़ता है। ठीक है। इसका समाधान है ग्रीन अमोनिया, NH3। कैसे? हम हवा से नाइट्रोजन लेते हैं N2 और उसे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया बना लेते हैं। इस अमोनिया को ग्रीन अमोनिया कहते हैं। इसे ट्रांसपोर्ट करना हाइड्रोजन की तुलना में बहुत आसान और सस्ता होता है। अच्छा, तो ये हाइड्रोजन का एक तरह से करियर है। बिल्कुल। फिर जब ये जर्मनी पहुंचेगी तो वो इसे वापस हाइड्रोजन में तोड़ सकते हैं या सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डील का भारत और जर्मनी
दोनों के लिए क्या महत्व है? भारत के लिए ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। इसका कारण हमारी कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस है। भारत में सोलर और विंड एनर्जी की लागत दुनिया में सबसे कम है, जिससे हम यूरोप की तुलना में बहुत सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया बना सकते हैं। राइट। इससे भारत में भारी विदेशी निवेश आएगा और नई टेक्नोलॉजी आएगी। और जर्मनी के लिए? जर्मनी के लिए ये उनके हार्ड टू अबेट सेक्टर्स जैसे केमिकल्स, स्टील और शिपिंग को डीकार्बनाइज करने में मदद करेगा। ये वो सेक्टर है जहां से उत्सर्जन कम करना बहुत मुश्किल होता है। ये उनकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। पर्यावरण और ऊर्जा से अब स्वास्थ्य पर आते हैं। पश्चिम बंगाल से एक चिंताजनक खबर है, जहां 2 स्वास्थ्य कर्मियों में निपा वायरस के संक्रमण का संदेह है। हाँ, ये एक गंभीर मामला है और केंद्र ने तुरंत एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम राज्य में भेजी है। यह घटना हमें जूनोटिक थ्रेट्स यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के प्रति हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती है। प्रिविंस के नजरिए से निपाह वायरस के बारे में कुछ बुनियादी वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं? निपा एक आरएनए वायरस है जो पैरामिक्सोवायरिडे परिवार का है। इसका नेचुरल रेजर्वोयर यानी प्राकृतिक वाहक फ्रूट बैट्स हैं, जिन्हें आमतौर पर फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, और इनका वैज्ञानिक जीनस है टेरोपस। जी, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। भारत में निपाह के 2 अलग-अलग स्ट्रेन देखे गए हैं। केरला में जो प्रकोप हुए थे वो आमतौर पर चमगादड़ों से सीधे इंसानों में या चमगादड़ों से सुअरों और फिर सुअरों से इंसानों में फैले थे। लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो स्ट्रेन पाया जाता है उसका ट्रांसमिशन रूट अलग है। अच्छा, वो क्या है? यहाँ संक्रमण अक्सर कच्चे खजूर के रस, खेजूर रोश के सेवन से फैलता है, जिसे रात में चमगादड़ पीते समय अपने लार या मलमूत्र से दूषित कर देते हैं। ये भी ज्यादा संक्रामक माना जाता है, खासकर अस्पतालों में, जिसे नोसोकोमियल ट्रांसमिशन कहते हैं। तभी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए? बिल्कुल, स्वास्थ्यकर्मियों का संक्रमित होना इसी खतरे की ओर इशारा करता है। तो इस तरह के प्रकोप को बार-बार होने से रोकने के लिए एक स्थायी समाधान क्या है? इसका एकमात्र स्थायी समाधान है वन हेल्थ दृष्टिकोण। वन हेल्थ एक ऐसा अप्रोच है जो मानता है कि इंसानों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। वन हेल्थ? जी, हमारे मौजूदा सिस्टम में सर्वेलेंस गैप्स हैं। हम इंसानों में बीमारी फैलने के बाद उसे ट्रैक करते हैं, लेकिन हम वाइल्ड लाइफ रिजर्वॉयर्स जैसे चमगादड़ों की पर्याप्त निगरानी नहीं करते कि वायरस कहाँ और कैसे पनप रहा है। तो वन हेल्थ के स्तंभ क्या हैं? वन हेल्थ के 3 स्तंभ हैं। जो चमगादड़ों में वायरस की मौजूदगी को ट्रैक करें। दूसरा, इकोलॉजिस्ट्स, जो चमगादड़ों के व्यवहार और उनके बदलते आवासों का अध्ययन करें, क्योंकि जंगल कटने से वो इंसानी बस्तियों के ज्यादा करीब आ रहे हैं। सही बात है। और तीसरा, सोशियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, जो लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक आदतों को समझें और उन्हें बदलने के लिए काम करें, जैसे कच्चा रस न पीने के लिए सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना। सामाजिक मुद्दों से ही जुड़ी एक और खबर है जो लगभग हर भारतीय शहर की सच्चाई है, आवारा कुत्तों की समस्या। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने एक बहुत ही संतुलित रुख अपनाया है। जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील और ध्रुवीकृत मुद्दा है। एक तरफ एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं और दूसरी तरफ कुत्तों के काटने से पीड़ित आम नागरिक। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस मामले को दोनों पक्षों के बीच एक वीडियो कॉन्टेस्ट नहीं बनने देगा, जहां एक पक्ष कुत्तों की पीड़ा के वीडियो दिखाएं और दूसरा पक्ष हमलों के। तो कोर्ट का फैसला क्या रहा? कोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया कि इस समस्या से निपटने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 ही एकमात्र कानूनी और वैज्ञानिक ढांचा है। ये एबीसी रूल्स 2023 क्या कहते हैं और ये कुत्तों को मारने या शहर से बाहर छोड़ने से बेहतर क्यों है? एबीसी रूल्स बहुत स्पष्ट हैं। इनके अनुसार आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा सकता या कहीं और विस्थापित नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? एकमात्र तरीका है कि उन्हें पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए, उन्हें रेबीज का टीका लगाया जाए और फिर वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। उसी इलाके में छोड़ना ये क्यों जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुत्ते टेरिटोरियल जानवर होते हैं। अगर आप एक इलाके के कुत्तों को हटा देंगे तो दूसरे इलाके के कुत्ते आकर उस जगह पर कब्जा कर लेंगे, जिससे और ज्यादा लड़ाइयां होंगी।
इसे वैक्यूम इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, वैक्यूम इफेक्ट। जी, नसबंदी करने से उनकी आबादी धीरे धीरे नियंत्रित होती है और टीकाकरण से रेबीज का खतरा खत्म हो जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह संकट असल में नगर पालिकाओं की प्रशासनिक विफलता, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, जो दशकों से एबीसी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाई हैं। चलिए अब एडिटोरियल सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल है जिसका शीर्षक है ईरान स्ट्रीट इज स्पीकिंग। ये ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर है। ये एडिटोरियल एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल थ्योरी का इस्तेमाल करता है, जिसे रेजीम एंट्रेंचमेंट थ्योरी कहते हैं। रेजीम एंट्रेंचमेंट थ्योरी? जी, कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईरान में गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई के कारण जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब रेजीम एंट्रेंचमेंट थ्योरी ये कहती है कि जब किसी सत्तावादी शासन, ऑथोरिटेरियन रेजीम पर कोई बाहरी खतरा आता है, जैसे किसी दूसरे देश से युद्ध की धमकी या प्रतिबंध, तो वो शासन कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शासक उस बाहरी खतरे का इस्तेमाल करके राष्ट्रवाद की भावना भड़काता है और लोगों को अपने पीछे एकजुट कर लेता है। इसे रैली राउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं। रैली राउंड द फ्लैग। जी, एडिटोरियल का मुख्य तर्क ये है कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन पूरी तरह से आंतरिक हैं। ये वहाँ के लोगों की अपनी समस्याओं से उपजे हैं। अगर अमेरिका या कोई और पश्चिमी देश इन प्रदर्शनों का समर्थन करने की कोशिश करता है या ईरान को धमकी देता है, तो वो ईरानी शासन को एक बहाना दे देगा। राइट। ईरानी सरकार तुरंत इन प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट का ठप्पा लगा देगी और उनका दमन करना आसान हो जाएगा। इसलिए बाहरी हस्तक्षेप इन प्रदर्शनों को मदद करने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा एडिटोरियल द हिंदू से है, जिसका शीर्षक है अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर है। ये एडिटोरियल अर्थशास्त्र के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे फर्स्ट 1000 डेज कहते हैं। फर्स्ट 1000 डेज, जी, ये बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके दूसरे जन्मदिन तक का समय होता है। विज्ञान कहता है कि 6 साल की उम्र तक बच्चे के 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इस दौरान मिला पोषण, स्वास्थ्य सेवा और शुरुआती शिक्षा उसकी पूरी जिंदगी की नींव रखती है। एडिटोरियल में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स हैकमैन के काम का जिक्र है। हैकमैन ने अपनी प्रसिद्ध हैकमैन इक्वेशन के जरिए साबित किया कि बचपन में किए गए हर एक रुपए के निवेश पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है। कितना? लगभग 13%, 13%। ये स्टॉक मार्केट या किसी भी दूसरे निवेश से कहीं ज्यादा है। अच्छा? इसका पॉलिसी लिंक भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से है, जिसमें पहली बार 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE पर जोर दिया गया है। इसे आंगनवाड़ीज ICDS के साथ जोड़कर लागू करने की बात कही गई है। चलिए अब प्रिलिम्स के लिए कुछ जरूरी तथ्यों का रैपिड रिवीजन करते हैं। मैं तथ्य बोलूंगा और आप उसे थोड़ा विस्तार देंगी। बिल्कुल। पहला, सेक्शन 17A PC एक्ट। ये पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से प्रायर सैंक्शंस यानी पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पर हाल ही में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है और मामला अब एक बड़ी बेंच के पास है। दूसरा, पैक्स सिलिका। यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय गठबंधन है, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, AI और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक सुरक्षित ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। भारत को अब इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। तीसरा, ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एक्ट। यह अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया एक बिल है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखता है। इसका आधार राष्ट्रीय सुरक्षा और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर नियंत्रण बताया गया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। चौथा, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आदर्श स्थिति है जहां हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लो इन्फ्लेशन हो, यानी अर्थव्यवस्था न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी हो। भारत की अर्थव्यवस्था को फिलहाल इसी दौर में बताया जा रहा है। पांचवा, यूनिपर। ये एक बड़ी जर्मन एनर्जी कंपनी है जिसने भारत की AM ग्रीन कंपनी के साथ दुनिया की पहली बड़ी ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट डील साइन की है। ये भारत जर्मनी ऊर्जा साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। छठा, टेरोपस। ये फ्रूट बैट यानी फल खाने वाले चमगादड़ की एक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। ये निपा वायरस का प्राकृतिक वाहक या नेचुरल रिजर्वॉयर है। सातवां, ABC रूल्स 2023। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023।
ये आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का कानूनी और वैज्ञानिक तरीका बताते हैं, जिसमें नसबंदी और टीकाकरण कर उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ने का निर्देश है, न कि उन्हें मारना या विस्थापित करना। 8वां बूट मॉडल, इसका पूरा नाम है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का एक मॉडल है जो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बीएमआईसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ था। 9वां ज़ेंटेनवेंडे। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है टर्निंग पॉइंट या एक युग का परिवर्तन। ये यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी की विदेश नीति में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है, जिसमें वो रूस और चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। और 10वां GI-UK गैप। ये ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप का संक्षिप्त रूप है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक स्ट्रेटेजिक नेवल चोक पॉइंट है जो नेटो के लिए रूसी पनडुब्बियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर। आज हमारे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से है। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग पब्लिक सर्वेंट्स creates a tension between the protection of honest decision making and the principle of equality before law. In light of the recent split verdict of the Supreme Court on Section 17A of the Prevention of Corruption Act, discuss the arguments for and against this provision and suggest a balanced way forward. 250 words. ये एक बेहतरीन सवाल है। चलिए इसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको सीधे सेक्शन 17A को परिभाषित करना है और सुप्रीम कोर्ट के स्प्लिट वर्डिक्ट का जिक्र करना है। ये बताएगा कि आप मुद्दे से वाकिफ हैं। ठीक है। बॉडी को 2 हिस्सों में बांटना है। सवाल खुद ही आपको स्ट्रक्चर दे रहा है। टेंशन बिटवीन। राइट। पहले हिस्से में प्रोटेक्शन ऑफ ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग के पक्ष में तर्क दें। हाँ। यहां आपको जस्टिस विश्वनाथन के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना है। पॉलिसी पैरालिसिस का डर, फ्रिवलस कंप्लेंट से बचाओ। दूसरे हिस्से में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ के पक्ष में तर्क दें। यहां आपको जस्टिस नागारत्ना के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सुब्रमण्यन स्वामी केस का संदर्भ, एग्जीक्यूटिव बायस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ का मुद्दा। दोनों पक्ष दिखाने हैं। बिल्कुल। वे फॉरवर्ड में आपको एक संतुलित समाधान देना है। यहाँ जस्टिस विश्वनाथन का रीडिंग डाउन का सिद्धांत और लोकपाल लोकायुक्ता को सैंक्शनिंग अथॉरिटी बनाने का सुझाव सबसे अच्छा पॉइंट है। आप इसमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस और डीम्ड सैंक्शन का कॉन्सेप्ट भी जोड़ सकते हैं। कंक्लूजन में लिखते हुए समाप्त करें कि एक कुशल और जवाबदेह प्रशासन के लिए पारदर्शिता और अधिकारियों के मनोबल के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है और एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र इस संतुलन को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से है। फ्रॉम अ रिलेशनशिप ऑफ अ बायर सेलर, India-Germany relations are evolving into a strategic partnership of co-development and co-production. Analyze the statement in the context of the recent visit of the German Chancellor to India and the signing of the Gandhinagar package. 250 words. ये भी एक बहुत अच्छा एनालिटिकल सवाल है। इंट्रोडक्शन में आपको सीधे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दौरे और गांधीनगर पैकेज का संदर्भ देते हुए स्टेटमेंट को रीअफर्म करना है। आप ज़ाइटेनवेंडे शब्द का इस्तेमाल करके अपने जवाब को और प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है। बॉडी में क्या लिखें? बॉडी में आपको एवोल्यूशन को दिखाना है। इसके लिए आप 3-4 पिलर्स में विश्लेषण करें। जैसे कि पिलर 1 डिफेंस बताए कि कैसे हम सिर्फ हथियार खरीदने बायर से आगे बढ़कर प्रोजेक्ट 75I जैसी परियोजनाओं में को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। पिलर 2 ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी ग्रीन अमोनिया डील का उदाहरण दें और बताएं कि ये कैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहां भारत उत्पादन करेगा और जर्मनी खरीदेगा, जिससे दोनों को फायदा होगा। राइट। पिलर 3 टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन्स सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप और भारत के पैक सिलिका में शामिल होने का जिक्र करें। बताएं कि कैसे जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का डिजाइन टैलेंट मिलकर चीन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। और चौथा पिलर? पिलर 4 मोबिलिटी एंड स्किल्स माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उदाहरण दें जो दिखाता है कि अब संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट तक पहुंच गया है। कंक्लूजन में सारांश दें कि ये साझेदारी न केवल दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधती है बल्कि एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक स्थिर शक्ति के रूप में भी योगदान करती है। चलिए अब आज के ज्ञान को परखते हैं एक छोटे से क्विज के साथ। पहला सवाल, पैक्स सिलिका पहल के बारे में इन कथनों पर विचार करें। 1.
ये सिलिकॉन सप्लाई चेन पर हावी होने के लिए चीन के नेतृत्व वाली एक पहल है। 2. इसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। 3. भारत को इस पहल में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 3 only, D. 1, 2 and 3। इसका सही जवाब है बी, 2 and 3 ओनली। क्यों? पहला कथन गलत है क्योंकि पैक्स सिलिका चीन के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है। इसका मकसद ही चीन पर निर्भरता कम करना है। कथन 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। दूसरा सवाल, सेक्शन 17A जो हाल ही में खबरों में था, किस कानून का हिस्सा है? A. The Unlawful Activities Prevention Act, B. The Prevention of Money Laundering Act, C. The Prevention of Corruption Act, D. The भारतीय न्याय संहिता। सही जवाब है सी, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सेक्शन 17A को 2018 के संशोधन द्वारा इसी एक्ट में जोड़ा गया था ताकि पब्लिक सर्वेंट्स को जांच से पहले एक सुरक्षा कवच दिया जा सके। तीसरा सवाल, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है जिसमें A. हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, B. मॉडरेट टू हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन, C. हाई ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, D. स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड डिफ्लेशन। सही जवाब है बी, मॉडरेट टू हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। याद रखिए, गोल्डीलॉक्स की खिचड़ी की तरह, न ज्यादा गर्म, हाई इन्फ्लेशन, न ज्यादा ठंडी, स्टैग्नेंट ग्रोथ, बल्कि बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन निपाह वायरस का प्राथमिक प्राकृतिक वाहक, प्राइमरी नेचुरल रेजर्वोयर है? A. एडीज मस्कीटोज, B. डोमेस्टिक पिग्स, C. फ्रूट बैट्स ऑफ द जीनस चिरोपस, D. माइग्रेटरी बर्ड्स। सही जवाब है सी, फ्रूट बैट्स टिरोपस। हालांकि सुअर, पिग्स एक इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं, लेकिन वायरस का प्राकृतिक घर या प्राइमरी रिजर्वोयर फ्रूट बैट्स ही हैं। और आखिरी सवाल, ज़ाइटनवेंडे शब्द जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा में था, किस देश की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है? A. फ्रांस, B. यूनाइटेड किंगडम, C. रशिया, D. जर्मनी। सही जवाब है डी, जर्मनी। ज़ाइटनवेंडे का मतलब है टर्निंग पॉइंट, और यह यूक्रेन पर हमले के बाद जर्मनी की पारंपरिक शांतिवादी और व्यापार केंद्रित विदेश नीति में आए ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। तो आज के इस लंबे और विस्तृत विश्लेषण के अंत में कुछ की टेकअवेज को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। यूपीएससी के लिए आज के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं सेक्शन 17A पर जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन के विचारों के बीच का द्वंद्व, रीडिंग डाउन का न्यायिक सिद्धांत, जर्मनी की ज़ाइटनवेंडे नीति और भारत के लिए उसके मायने, पैक्स सिलिका और सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी की भारतीय स्थिति और जूनोटिक बीमारियों को रोकने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण का महत्व। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपए मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।